वेलकम बैक परफेक्टेशन क्लास चैनल पर। कल लास्ट हमने कंप्लीट क्या किया था? स्क्रीनिंग इफेक्ट। और मान लो लास्ट वीडियो अगर बाकी है देखना तो देख लेना। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लैटर्स रूल बहुत ही डिटेल में पढ़ा था हमने। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करना उसकी पूरी मेथड एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की हुई है मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए था वो। चलो आज नया टॉपिक है अपने लिए। सेकंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चैप्टर 3। और टॉपिक का नाम है एटॉमिक रेडियस। चलो एटॉमिक रेडियस, सिंपल टॉपिक के नाम से ही पता चल जाएगा तुम्हें। जो एटम है उसकी रेडियस निकालनी है हमें। तो रेडियस क्या होगा? तो मान लो न्यूक्लियस है, एक सेल है ये, और ये उसका सेकंड सेल है। तो रेडियस किसे बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। यही डिस्टेंस को हम जनरली क्या कह सकते हैं? एटॉमिक रेडियस ना। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, यही डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। लेकिन ये आसानी से मेजर नहीं हो सकते, बहुत ही डिफिकल्ट है एटॉमिक रेडियस मेजर करना ये फॉर्म में। क्यों? तो सिंपल सी चीज है, कोई भी एटम अगर, क्योंकि हमें तो एटम के फॉर्म में ये रेडियस कैलकुलेट करनी है ना, तो एटम को आइसोलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सिंगल एटम को आइसोलेट करना हो, क्योंकि मान लो अगर मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस निकालना है तो ऑक्सीजन थोड़ी है, O2 के फॉर्म में है वो। तो सिंगल एटम को आइसोलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये एटॉमिक रेडियस काम लगेगी? नो। रीजन समझना, ये मेजर नहीं कर सकते हम, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट क्यों है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो फर्स्ट रीजन क्या है? डिफिकल्ट टू आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम। बहुत ही डिफिकल्ट है, सिंगल एटम को आइसोलेट ही नहीं कर सकते। सेकंड डिफिकल्टी क्या है? जो आउटर मोस्ट की बाउंड्री है ना, आउटर मोस्ट सेल, वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो हमने तो बोल दिया कि यस यहां से यहां तक ले जाए हम, लेकिन जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं और इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन के लिए बाउंड्री डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, तो नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। ऐसा नहीं है कि एटम इतना बड़ा है और हमने न्यूक्लियस से लेकर मेजरमेंट कर लिया और एटॉमिक रेडियस मिल गया। इतना इजी नहीं है। कितना स्मॉल है एटम तो। और उसके बाद न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस, और आउटर मोस्ट सेल कहां तक कंप्लीट है, तो उसकी जो बाउंड्री है ना, जैसे हमने यहां पर बता ली, वैसा इजीली नहीं है। क्योंकि इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री कहां मिलेगी पता ही नहीं चलेगा। तो बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती, इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है कि एटॉमिक रेडियस इस तरह मेजर नहीं कर सकते हम। तो कैसे मेजर करेंगे अब? तो अगर मान लो एटॉमिक रेडियस अगर मेजर करना है हमें, तो उस वक्त क्या करना है? तो दो एटम, और वो भी कैसे? होमो एटॉमिक। दोनों कैसे हो? होमो, सेम हो। और दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस वो मेजर कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू होमो एटॉमिक, है ना। तो क्या मेजर करेंगे? एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करेंगे? तो एटॉमिक रेडियस की कैसे मेजर करते हैं वो बता रहा हूं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, क्या होगी डेफिनेशन? इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू होमो एटम।
तो दो होमो एटम के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर करके हम क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। अब यही लेंथ को क्या बोलते हैं समझना, इसी को बॉन्ड बोलेंगे। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, यही हुआ ना, दो एटम के बीच में मान लो कोई बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच में, तो दोनों चिपके हुए एक दूसरे के साथ, तो वो एटम की अगर मुझे बॉन्ड लेंथ निकालनी हो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बॉन्ड लेंथ, इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अब सिंपल तरीके से समझ लो, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो एटम दूर दूर हो सकते हैं, है ना, और अगर बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम है तो मतलब एटम बहुत ही पास में होंगे। तीसरी चीज, बॉन्ड सारे एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के बॉन्ड होंगे ना, बॉन्ड के टाइप भी अलग अलग है, समझना पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड होगा, वैन डर वाल्स फोर्स होगा। तो अलग अलग टाइप के एटम जो बॉन्ड है उसमें इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस भी हमें अलग अलग टाइप का मिलेगा। तो पहले सबसे सिंपल चीज एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या है वो, तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन तो क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, इट्स कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। लेकिन एटॉमिक रेडियस इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते हम आइसोलेटेड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, डिफिकल्ट टू आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम, सिंगल एटम को आइसोलेट कर ही नहीं पाएंगे इसी तरह इजीली। सेकंड नंबर, उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, तो पता नहीं चलेगा कहां तक हमें मेजरमेंट करना है। तो क्या मेजर करते हैं हम जनरली, तो एटॉमिक रेडियस मेजर कैसे किया जाता है, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू होमो एटम, दो होमो एटम के बीच में जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस होगा वहां से ही हम कैसे निकाल देंगे, उसकी एटॉमिक रेडियस निकाल देंगे ना, कैसे, तो यहां से ही समझ में आ जाएगा। ये तो डायमीटर के बराबर हुआ ना, ये डायमीटर हुआ, तो ये क्या हुआ, उसका रेडियस हो गया। तो चलो बॉन्ड जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं और इसी को हम बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं जनरली, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अब जो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड है, तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड के अंदर एटॉमिक रेडियस भी अलग अलग होगी, और हमारे पास चार टाइप के बॉन्ड है यहां पर। फर्स्ट नंबर, कोवेलेंट रेडियस। चलो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, वो कोवेलेंट रेडियस उसके बारे में चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी चीज है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। दूसरा, यहां पर जो ऑर्बिटल होते हैं ना, एक एटम और दूसरा एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, इस तरह डिस्टेंस पर नहीं रहते। तो यहां पर कोवेलेंट शेयरिंग जब होती है तो क्या होता है, ये एक एटम है और दूसरा ये एटम है, और मान लो दोनों ने क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो यहां पर ऑर्बिटल का क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाता है, इस तरह ओवरलैपिंग दिख रही है ना तुम्हें। और यहां पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। अब सिंपल सी चीज समझ लो, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है और उसकी हम एटॉमिक रेडियस मेजर करेंगे, तो क्या वो ओरिजिनल होगी या ओरिजिनल से कम होगी, कम ही होगी ना ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल तो कितनी होनी चाहिए, यहां से यहां तक होनी चाहिए थी ना, लेकिन हमें मिलेगी कितनी, सिर्फ कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होता है वो। तो यहां पर क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, वो भी सिंगल बॉन्ड के लिए पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में तो डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, तो ये सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर ऑर्बिटल का क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ना, एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होगा, यहां पर ओवरलैपिंग होगा, उसकी वजह से ये एटॉमिक रेडियस जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। और हम सिंगल बॉन्ड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अगर मान लो डबल बॉन्ड हो रहा है तो ओवरलैपिंग तो और ज्यादा हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग और ज्यादा हो जाएगी, मतलब कोवेलेंट रेडियस और कम आएगी। तो कोवेलेंट रेडियस कैसी होगी, मिनिमम ही होगी कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट, अब मेजर कैसे करेंगे इसके बारे में, तो अब इसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, मतलब डी। चलो मान लो इसे मैं ए एटम और इसे भी ए एटम बोलूंगा ना, क्योंकि दोनों एक जैसे होमो एटम है, तो
तो दो एटम के बीच का न्यूक्लियस डिस्टेंस मतलब ए डैश ए रिप्रेजेंट करूं, डायमीटर दोनों के बीच का किसके बराबर है, तो ये क्या हुआ आर ए इसका रेडियस, और ये क्या होगा ये एटम का रेडियस मतलब आर ए प्लस आर ए। क्लियर ना। इसी को अगर शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिखोगे तुम, 2RA लिख सकते हैं। और मान लो मुझे ये एटम का रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे फिर RA करके DA बाय R, तो निकाल सकते हैं ना एटॉमिक रेडियस। हम फॉर्मूला समझना, एटॉमिक रेडियस निकालने का फॉर्मूला वही है, डायमीटर और रेडियस है ना, 2 रेडियस इज इक्वल टू ही डायमीटर होता है। और पर्टिकुलर एटम का अगर मुझे रेडियस निकालना है तो डायमीटर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक ही चीज याद रखना, कोवेलेंट रेडियस कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ऑर्बिटल का क्या हो रहा है यहां पर ओवरलैपिंग हो जाता है। एज एग्जांपल एक ले लेते हैं, Cl2 के अंदर अगर मेजरमेंट करना है, एग्जांपल समझना, Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर Cl है दोनों है ना, तो मान लो ये Cl और ये दूसरा Cl मॉलिक्यूल है, दूसरा Cl एटम है, और इसके अंदर एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस मेजर कर रहे हैं। ओवरलैपिंग हो गया ना। चलो ये रेडियस कितनी आती है, डायमीटर कितना होगा क्लोरीन के अंदर, तो फिक्स ये मेजरमेंट कर लिया है हमने पहले ही, तो ये होता है 1.98। कितना होगा ये 1.98 एंगस्ट्रॉम के अंदर है। तो चलो एक क्लोरीन के लिए एटॉमिक रेडियस कितनी होगी, हाफ ही होगी ना, क्योंकि डायमीटर कितना है 1.98 है। तो RCl कितना होगा बोलो, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह मेजरमेंट होता है, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वहां पर मेजरमेंट कैसे होगा, ये पैटर्न से। तो 0.99 क्लोरीन का रेडियस होगा। और मेजरमेंट क्या किया, डायरेक्टली मेजर किया हमने क्लोरीन एटम को आइसोलेट करके किया, नो, हमने Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या मेजरमेंट किया है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजरमेंट किया, और फिर यही फॉर्मूला से हमने RCl निकाल दिया। तो अगर मान लो किसी के लिए अगर तुम्हें पूछ रहे कोई एटम के लिए और कोवेलेंट बॉन्ड है और उसका एटॉमिक रेडियस कितना हुआ, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस गिवन होगा, समझो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड टाइप पर चलते हैं, घुमा दे थोड़ा ही। आयोनिक रेडियस हुआ, बहुत अंदर चला गया, बस आयोनिक रेडियस फोकस यहां पर ही करना है और ज्यादा ही नहीं करना, फोकस करना आएगा ठीक कर कर, पहले लॉक अनलॉक कर, रहने दे मैं कर देता हूं। अबे आज ऑन लॉक नहीं किया मैंने, लॉक नहीं किया मतलब अभी अनलॉक किया ना, पहले लॉक था, नहीं था ना लॉक, पहले लॉक था। चलो नेक्स्ट आयोनिक रेडियस पर चलते हैं। अब आयोनिक रेडियस मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, मतलब कैटायन हो सकता है या तो एनायन हो सकता है। तो यहां पर दो पार्ट में ही डिवाइड कर देता हूं मैं, एक कौन सी रेडियस होगी, कैटायोनिक रेडियस, और दूसरी एनायोनिक रेडियस। कैटायोनिक एंड एनायोनिक रेडियस, चलो कैटायोनिक रेडियस मतलब क्या, तो अगर मान लो मेटल है तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज, उसी को हम कैटायन बोलेंगे। उसी तरह मान लो एनायन है तो एम ही लिख रहा हूं एनायन के लिए भी मैं यहां पर, वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, एम मेटल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं कि यहां पर XYZ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो यहां पर एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बना लिया, यहां पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके
एनायन बना लिया नेगेटिव चार्ज। ये बेसिक चीज है ना, कैटायन और एनायन कैसे बनता है वो। चलो अब यहां पर एटॉमिक रेडियस कितनी होगी, अब इसे आयोनिक रेडियस बोलेंगे क्योंकि मेजरमेंट तो हमें इसकी रेडियस करनी है ना। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना, ये एटम और ये आयन किसकी रेडियस ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, समझना एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो किसकी रेडियस ज्यादा होगी ऑलवेज, एटम की या आयन की, कैटायन की। तो एटम की रेडियस ज्यादा ही होगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से शिल्डिंग इफेक्ट थोड़ी कम हो जाएगी, तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस ऑफ द आयोनिक रेडियस ऑफ एटम इज ऑलवेज हायर देन, अरे सॉरी, ऑलवेज हायर देन, ये क्या होगी, इसकी रेडियस ज्यादा होगी किसकी कंपेयर में, एम प्लस के कंपेयर में। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हो गया ये। एटम की रेडियस आयन की रेडियस से ज्यादा ही होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम में कितने सेल हैं, 3 ना, 3 सेल होंगे सोडियम में, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो किस में कन्वर्ट होगा, बोलो ये। अब कितने सेल रहेंगे उसमें, सिर्फ 2 ही ना, तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई ना। तो यहां पर देखो, पहले एटॉमिक रेडियस इतनी थी, आयोनिक रेडियस कितनी हो गई, कम। तो ये पॉइंट समझना कि एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस से कम ही होगी। हर बार ऐसे थोड़ी होगा, मैग्नीशियम में से मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बाहर रहेगा ना, लेकिन उस वक्त क्या होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, कम ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो रिपल्सन कम लगेगा, और रिपल्सन कम लग रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट, ये तो सोडियम के लिए तो डायरेक्ट समझ सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जिसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया तो सेल नंबर तो वही रहेंगे। अगर नंबर ऑफ सेल सेम रह रहे तो उस वक्त हमें क्या देखना होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना होता है। तो यहां पर क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। सो एट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज ना, एट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज, एंड एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। या आयोनिक रेडियस क्या हो जाएगी, आयोनिक रेडियस, और कौन सी आयोनिक, कैटायोनिक रेडियस डिक्रीजेस। पॉइंट समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 में ही आंसर आ गया, ये तीनों स्टेटमेंट इसके लिए, आयन के लिए। अब चलो सामने चले जाओ एन आयोनिक रेडियस के लिए। यहां पर क्या होगा, एटम की रेडियस एन आयन से ऑलवेज क्या होगी, कम ही होगी, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आया अंदर, रिपल्सन बढ़ गया, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गई, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से जेड इफेक्ट थोड़ी कम होगी, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट है, और यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मान लो F माइनस, तो F माइनस की रेडियस क्या होगी, ऑलवेज F से ज्यादा ही होगी। देख लो एज एग्जांपल, फ्लोरीन के अंदर कितने प्रोटॉन है, 9 ना, 9 प्रोटॉन है। फर्स्ट सेल कंप्लीट है, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के लिए, सेकंड सेल में 2 7 है ना, 2 7। लेकिन अब मान लो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, 9 प्रोटॉन तो है ही, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। अब तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया। अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने की वजह से शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ गई, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो कैलकुलेट किया था हमने कल, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी तो बोलो क्या होगा, जेड इफेक्ट डिक्रीजेस, और जेड इफेक्ट डिक्रीज होगी तो क्या होगा, आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, तो आयोनिक रेडियस यहां पर बढ़ जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
ओके, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं ना, वो डायरेक्ट लिखा रहा हूं मैं तुम्हें एग्जाम में। क्वेश्चन हो सकता है, मान लो क्वेश्चन एक, Fe+2 Fe+3, ये तीनों में से एटॉमिक रेडियस ज्यादा किसकी, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो चलो ये तीनों में से एटॉमिक रेडियस ज्यादा किसकी होगी, विच हैज द हायर एटॉमिक रेडियस। अब है तो तीनों Fe, लेकिन एक +2 है, एक +3 है और एक एटम है, एक एटम एक कैटायन है, दूसरा भी कैटायन है। तो किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा, Fe की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, कम है। तो एटॉमिक रेडियस इसकी ज्यादा, रीजन क्या है बोलो, यही रीजन है, शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, Fe की हायर होगी। तो एक एग्जांपल समझ में आ रहा है ना, ऐसे एमसीक्यू कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो डायरेक्ट लिख लो ये। तो यहां पर तुम्हें यही देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, अगर तीनों सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चल जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। चलो सेकंड एग्जांपल, Pb+2 एंड Pb+4। चलो दोनों में से एटॉमिक रेडियस, दोनों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सेम, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही है, Pb है, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है। अब क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा एटॉमिक रेडियस उसमें ज्यादा। तो आंसर बोलो क्या होगा इसके लिए, Pb+2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Mn+2 Mn+3 Mn+4। चलो इसके लिए आंसर क्या होगा भाई, तो एटम की रेडियस क्या होगी, कैटाइन से हायर ही होगी। एक स्टेटमेंट खास याद रखना, ये एटम की रेडियस क्या होगी, कैटाइन से हायर ही होगी, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है रेडियस और कम होती जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसके लिए, क्लियर ना। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये वाले एमसीक्यू। तो चलो इसके लिए दूसरा एग्जांपल एक और दिया हुआ है ना, एग्जांपल तो एक हो गया, ये दूसरा एक और मॉड्यूल में एग्जांपल है, देखो Cl- ग्रेटर देन Cl ना, एनाइन की रेडियस क्या होगी, एटम से हायर ही होगी, और क्यों होगी उसका रीजन ये रहा, ये तीन स्टेटमेंट उसका रीजन है। तो एग्जाम में मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे तुम्हें, इवन रीजन के साथ में क्वेश्चन पूछ रहे, अल्टीमेट रीजन तो यही लिखना है तुम्हें। तो खास याद रखना, एमसीक्यू इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछे जाते हैं ये एमसीक्यू। चलो थर्ड नंबर, उसके बाद एक और एग्जांपल पढ़ना है हमें, साइड कर देना, पोस्ट किया था। चलो आगे, अब फोकस है यहाँ पर, पोस्ट कर दे वापस, पोस्ट कर दे वापस, कर पोस्ट, कोई बात नहीं। चलो एक और एमसीक्यू इसी से रिलेटेड है, आयोनिक रेडियस फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आयोनिक रेडियस किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आयोनिक रेडियस निकाल रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के ये, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, N-3 O-2 F- Na+ Mg+2 Al+3। सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 10 ही है ना। N-3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन +3 कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। ऑक्सीजन 8+2 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब दूसरा, अगर मान लो सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स है तो किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा और किसकी कम, ये निकालना है हमें। और ऑर्डर में ज्यादा पूछते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला एमसीक्यू ज्यादातर आता है। तो अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में अगर मान लो सेम हो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो, तो उस वक्त हम क्या चेक करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या देखना है हमें उसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या न्यूक्लियर चार्ज देख लो डायरेक्टली, जेड। चलो कितना होगा नाइट्रोजन में, प्रोटॉन 7 8 9 11 12 एंड 13। किसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा। अब न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा मतलब एट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब एट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगी, कम होगी।
पॉइंट समझ रहे हो ना। तो ये सब में से आयोनिक रेडियस सबसे कम किसकी, इसकी। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा। तो रीजन इस तरह लिख सकते हैं, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सब में सेल भी सेम होंगे ना, आउटर मोस्ट में 8 ही है, मतलब सब में सेल भी सेम ही होंगे, 2 ही सेल होंगे, इनर एंड आउटर 2 ही सेल होंगे। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आउटर सेल की तरफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। तो पॉइंट समझना, यहां पर इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। प्रोटॉन कितने हैं, 13 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। ये फर्स्ट सेल और ये आउटर मोस्ट सेल है। अब जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे ये 13 प्रोटॉन क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इससे इसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जानी है, कम होगी ना, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। चलो अब इसी के लिए लिख रहा हूं मैं n-3 के लिए। कितने प्रोटॉन है यहां पर, 7 प्रोटॉन। फर्स्ट सेल है ये और ये आउटर मोस्ट सेल है। चलो दोनों में से अट्रैक्शन कौन ज्यादा लगाएगा, 7 प्रोटॉन या 13 प्रोटॉन। तो 13 प्रोटॉन मिलकर इसे अपनी तरफ खींच रहा है। यहां पर 7 प्रोटॉन खींचेंगे तो कौन पावरफुल अपनी तरफ खींचेगा, यही खींचेंगे। अब ये खींच रहा है तो इससे क्या होगा, इसकी एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, जबकि इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। तो यहां पर यही समझना होता है हमें, जब नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तब किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक रेडियस टोटल उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा, n-3 की ज्यादा। रीजन क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या है, कम है। तो आंसर इस तरह लिखेंगे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये तो एग्जाम के लिए। तो ये था आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एमसीक्यू। चलो नेक्स्ट, तो इससे रिलेटेड अगर डायरेक्ट लिखना हो तो एक स्टेटमेंट लिख लेना, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सनली एटॉमिक रेडियस। किसके लिए, लेकिन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहा हूं मैं, या नॉर्मल भी समझ लो, जिसकी जेड इफेक्ट ज्यादा होते हैं उसकी एटॉमिक रेडियस कम ही होगी। कल लास्ट जो एमसीक्यू पढ़े थे हमने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाले थे ना अलग अलग एटम के, तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा अगर कंपैरिजन में, उसकी एटॉमिक रेडियस कम ही होगी। तो ये स्टेटमेंट निकल रहा है यहां से। ओके, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। चलो उसके बाद थर्ड नंबर, चलो थर्ड नंबर, मेटालिक रेडियस। चलो मेटालिक रेडियस पर आ जाओ, बहुत ही सिंपल है। दो मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वही मेटालिक बॉन्ड होगा। तो मेटालिक रेडियस कैसे मेजर करेंगे, तो मेटालिक रेडियस के लिए एक सिंपल सा पॉइंट समझ लो, यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं होता। कोवेलेंट में क्या था, ओवरलैपिंग था। यहां पर ओवरलैपिंग दिख रहा है तुम्हें, नो। तो मेटालिक रेडियस क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा या कम, तो मेटालिक रेडियस इज हायर देन कोवेलेंट रेडियस ना। कोवेलेंट में क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग हो रहा था, समझना। यहां पर ओवरलैपिंग है, नो, एटम एक दूसरे से आउटर पार्ट से चिपके हुए। तो मेटालिक रेडियस इसे ही बोलेंगे हम। दूसरा, मेटालिक रेडियस इज हायर देन कोवेलेंट ना। सेकंड, जिसमें मेटालिक रेडियस जितनी कम, समझना, जो मेटल्स के अंदर मेटालिक रेडियस कम होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक स्टेटमेंट लिखा, सॉरी, मेटालिक रेडियस इन्वर्सनली बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, स्टेटमेंट लिखा हुआ है मेटालिक रेडियस इन्वर्सनली बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये भी वर्ड याद रखना, मेटालिक रेडियस इज इन्वर्सनली मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ना, मतलब जिसमें मेटालिक रेडियस ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम ही होगी। मतलब जितना मेटालिक रेडियस जितना कम होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब वो पावरफुल अट्रैक्शन होगा। तो जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होती जाएगी।
तो कौन सा मेटल या कौन सा सॉलिड जो मेटल है उसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा या एकदम पावरफुल होगा वो, तो रेडियस जिसकी कम होगी वो। चलो उसके बाद बस इसमें इतना ही लिखना है मेटालिक रेडियस में, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट याद रखना इंपॉर्टेंट, मेटालिक रेडियस के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होगा ऑर्बिटल का। तो यहां पर तो डायरेक्टली हमें जो मेजरमेंट हो रहा है वो आसानी से मेजर कर लेंगे। चलो 4 नंबर यहां पर जो है वो कौन है, वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस तुम्हारे लिए नया वर्ड होगा, 10th तक कहीं पर सुना नहीं होगा, लेकिन ये यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स मतलब जब कोई भी दो चीज मिलेगी, कोई अट्रैक्शन नहीं है वहां पर, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, आयोनिक बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पर कौन सा फोर्स होगा, वान डर वाल्स फोर्स होगा ही होगा। साइंटिस्ट का नाम है वान डर वाल्स। तो वान डर वाल्स फोर्स क्या है, तो दो एटम मॉलिक्यूल या कोई भी जब पास में आती है, हमने जो हाथ पास में लिए ना, तो दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन है, तो वहां पर कौन सा अट्रैक्शन है, वान डर वाल्स। और बहुत ही वीक अट्रैक्शन है ये, मतलब आसानी से टूट जाता है। तो वान डर वाल्स फोर्स या वान डर वाल्स फोर्स कैसा होगा, वेरी वीक, सबसे कम सबसे वीक हो ना कोई अट्रैक्शन तो वान डर वाल्स फोर्स है। और कैसा फोर्स है ये, यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स मतलब समझ रहे हो ना, हर जगह पर प्रेजेंट है ये। तो अब नोबल गैस जो होंगे एज एग्जांपल, जो नोबल गैस है, मान लो मैंने क्या ना वेसल के अंदर हीलियम भर दिया या नियॉन भर दिया, तो एक नियॉन और दूसरे नियॉन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड जैसा कुछ बनना ही नहीं है, कुछ बनेगा वहां पर, नो। लेकिन एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ में हल्का सा अट्रैक्शन तो रखेगा ना, तो किसकी वजह से वो हल्का सा अट्रैक्शन, वान डर वाल्स फोर्स होता है वहां पर। तो नोबल गैस के अंदर भी कौन सा फोर्स है, लेकिन कैसा, ऐसा नहीं है कि दोनों को चिपका कर रखेगा, हीलियम आजादी से आराम से घूम सकता है, लेकिन दोनों जब पास में आएंगे तो हल्का सा अट्रैक्शन इसकी वजह से होगा, वान डर वाल्स फोर्स की वजह से। अब हमें वान डर वाल्स फोर्स कैलकुलेट करना है। एज एग्जांपल दो गैसियस मॉलिक्यूल ले लेते, एज एग्जांपल Cl2 के दो मॉलिक्यूल ले लेते, एक Cl2 मॉलिक्यूल एक दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है ना, गैसियस मॉलिक्यूल है। और दो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जनरली कोई फोर्स अट्रैक्शन नहीं होता, गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन ये जब दो गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं तो उसके बीच में भी अट्रैक्शन तो होगा, वान डर वाल्स है ना। तो दो Cl के बीच में कौन सा अट्रैक्शन था, पहले तो हमने पढ़ लिया, कोवेलेंट रेडियस था। तो इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखना कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये दो Cl मॉलिक्यूल के बीच में पहले ये अट्रैक्शन पढ़ा ना हमने, ओवरलैपिंग, और इसी को हम क्या बोल रहे थे, कोवेलेंट रेडियस। यहां से ही निकालते थे ना, DCl 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 और RCl RCl, इस तरह निकालते थे। तो ये क्या हुआ बोलो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ दो Cl के बीच का। इसी तरह यहां पर भी दूसरा होगा ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों के बीच में ही है। तो ये कोवेलेंट रेडियस है, ये कोवेलेंट रेडियस है, ये भी कोवेलेंट रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस। लेकिन ये और ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है ना, ये क्या होगा बोलो, इसी को हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड वान डर वाल्स रेडियस। तो ये क्या होगा, वान डर वाल्स रेडियस। तो वान डर वाल्स रेडियस ज्यादा या कोवेलेंट रेडियस ज्यादा, तो वान डर वाल्स रेडियस की वैल्यू ज्यादा ही होगी। तो वान डर वाल्स रेडियस जनरली कितना होता है, वान डर वाल्स रेडियस कितना होगा, तो अप्रोक्स लिख रहे हैं हम, ओके, 2 मल्टीप्लाई कोवेलेंट रेडियस, अप्रोक्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट इतना ही होगा। तो 2 मल्टीप्लाई कोवेलेंट रेडियस, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उतनी वान डर वाल्स रेडियस होगी। तो इसकी वान डर वाल्स रेडियस देखो कितनी गिवन है, 1.80 एंगस्ट्रॉम गिवन है ना। और हमने इसकी तो कैलकुलेट की पहले, कितनी आई थी बोलो, कोवेलेंट रेडियस 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो डबल नहीं है, अप्रोक्स लिख रहे हैं उसके आसपास में, ऐसा नहीं है। तो लिखा है देखो अप्रोक्स 2 मल्टीप्लाई, लेकिन उस कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई कोवेलेंट रेडियस के बराबर होगी। तो कोवेलेंट रेडियस कैसे मेजरमेंट करेंगे, वो नोबल गैस के अंदर भी मेजरमेंट कर सकते हैं। नोबल गैस के जो एटम है उसका भी एटॉमिक रेडियस तो पता है हमें, तो उसको कैसे मेजर किया हुआ है, तो उसका प्योर एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं है,
कौन सा मेजरमेंट है उसमें? ये वांडरवाल्स रेडियस मेजरमेंट है नोबल गैस के अंदर भी। चलो उसके बाद अब मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, 3 रेडियस लिख रहा हूं मैं। एक तो सबसे पहले कोवेलेंट, सेकंड मेटालिक रेडियस एंड थर्ड वांडरवाल्स रेडियस। एमसीक्यू कई बार आ गया। ओके, ये कौन सी रेडियस सबसे ज्यादा, फिर कम और फिर कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी तीनों में से? तो वांडरवाल्स रेडियस क्या होगी? ऑलवेज 1, 2 एंड 3। तो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये नीट जेईई के लिए। सीधा एमसीक्यू पूछ लेते, हमने तो कॉन्सेप्चुअल समझाया पूरा। एमसीक्यू डायरेक्ट कई बार आया ये कि वांडरवाल्स रेडियस क्या होगी मेटालिक रेडियस से ज्यादा, एंड मेटालिक रेडियस क्या होगी कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा। कैसे? क्लियर है ना? वांडरवाल्स रेडियस में तो हम क्या मेजरमेंट करते हैं? तो ये एक मॉलिक्यूल है, समझना, एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये, और 2 मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं ना। मेटालिक रेडियस के लिए क्या मेजरमेंट करते थे हम? और उसमें ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता था? नो, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा वहां पर? नो, इसीलिए वो थोड़ी कम। इसकी कंपेयर में ये ज्यादा है, जबकि कोवेलेंट रेडियस में क्यों कम आ रही है उसकी वैल्यू? ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग की वजह से, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होने की वजह से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था एक, एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड एमसीक्यू नीट जेईई में कई बार आ गया है। पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना था, अब उसके बाद एमसीक्यू वापस सॉल्व करेंगे हम, जो बिगिनर बॉक्स में गिवन है ना वो। तो एटॉमिक रेडियस, चलो सबसे पहले एक बार स्पीड से रिवीजन कर देते हैं। एटॉमिक रेडियस के लिए क्या स्टेटमेंट था? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, इट्स कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। लेकिन आसानी से एटॉमिक रेडियस मेजर कर सकते हो तुम? नो। रीजन क्या है? प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना बहुत ही टिपिकल है। दूसरा, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। तो जनरली एटॉमिक रेडियस जो परफेक्टली अगर मेजर करनी है हमें सही से, तो उसके लिए क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 होमो एटम। 2 होमो एटॉमिक जो होमो एटम है उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर कर लो। अब वही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अब हमारे पास 4 टाइप्स की रेडियस मिल सकती है। तो कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। सेकंड नंबर आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में हमने 2 पढ़ी, एक कैटायोनिक रेडियस एंड एनायोनिक रेडियस। कैटायोनिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस से ज्यादा कम ही होगी, और एनायोनिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस से हायर ही होगी, ग्रेटर ही होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है वो। उसके अंदर एक और क्वेश्चन पढ़ा हमने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए पढ़ा, आयोनिक रेडियस फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो वहां पर क्या स्टेटमेंट लगा लेना, अगर सब में इलेक्ट्रॉन सेम है तो उस वक्त क्या आंसर आएगा? अगर उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो आंसर क्या आएगा वहां पर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसकी रेडियस कम। थर्ड नंबर में हमने क्या पढ़ा? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस वांडरवाल्स कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा ही होगी, क्योंकि वहां पर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा। एंड फोर्थ नंबर पर हमने क्या पढ़ा? वांडरवाल्स रेडियस। वांडरवाल फोर्स कैसा फोर्स है? यूनिवर्सल फोर्स है। नोबल गैस के 2 मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या लगेगा? वांडरवाल फोर्स होता ही है। तो वांडरवाल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जनरली ज्यादा ही होगी कोवेलेंट रेडियस से। कैसे मेजर कर सकते हैं वांडरवाल्स रेडियस? अप्रोक्स किसके बराबर होती है? 2 मल्टीप्लाई कोवेलेंट रेडियस से बराबर होती है। एंड लास्ट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीनों रेडियस के अंदर किसकी रेडियस ज्यादा है? तो वांडरवाल्स रेडियस ज्यादा ही होगी। तो रेगुलर रिवीजन करते रहना।